Now, evolution of accounting. If you check out, पहली बुक कब अकाउंट्स की आई थी? 1494 को। उसके बाद से आज तक जो डेवलपमेंट हुआ अकाउंट्स का वो देख रहे हैं। बट 1494 से पहले क्या अकाउंटिंग नहीं होता था? अकाउंटिंग तो होता ही होगा किसी न किसी रूप में। सो इफ यू गो बैक 7000 years back, इफ यू चेक आउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे थे। एटलांटिस सुना होगा तुमने, जो बोलते ना डुबा दिया गया। सो वो जो सिविलाइजेशन था 7000 साल, 7000, महाभारत तो, महाभारत को बोलते हैं 5000 साल पहले हुआ था। जीसस क्राइस्ट तो 2000 साल पहले। सो ऐसे सोचो कि ये इराक, ये सब बोलते हैं ना गल्फ कंट्री के साइड ये है। द मेसोपोटामियंस, इन्होंने अकाउंटिंग मेथड्स रखा था। ये उनका देखो अकाउंटिंग मेथड्स इधर दिखाया गया। मे बी हर उंगली में एक एक हाथ, एक एक उंगली कैन बी वन। तो ये लोग भी रिकॉर्ड्स रखते थे। 7000 साल पहले किस चीज का रखेंगे? मे बी जानवर का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, लाइव स्टॉक, मतलब बकरी जो चारा चरते थे ना, किसी न किसी रूप में अकाउंटिंग रखते थे। डेबिट क्रेडिट तो तब तक आया ही नहीं था। डेबिट क्रेडिट तो 1494, 600 साढ़े 600 साल पहले आया। तो वक्त जैसे बीता, इफ यू चेक आउट 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से भी 400 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का परम सेक्रेटरी सब आचार्य चाणक्य नाम से जानते हैं। सुनना होगा ना चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते थे। उन्होंने ये अर्थशास्त्र बुक लिखी। एक्चुअली देखा जाए तो ये पहली टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स मानी जानी चाहिए। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स सीखेंगे तो पहली इकोनॉमिक्स की बुक 1776 को एडम स्मिथ का माना जाता है। हालांकि ये पहली इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन ये जो बुक है इसमें इन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए देशीनामा। अब ये क्या था कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को इन लोगों ने गद्दी में बिठाया। दूसरा एक जो वंश था उसको हरा दिया। और हाँ, नंदा डिनेस्टी, ठीक है ना? या नंदा स्टोरी पता होगा, नंदा डिनेस्टी ने चाणक्य का अपमान किया था और उसका बाल देखो खुला हुआ है पीछे। उसने बोला था जब तक मैं नंदा डिनेस्टी को बर्बाद नहीं करूंगा मैं चोटी नहीं बांध लूंगा। ऐसा स्टोरी पता है? बाद में उसने पूरा बर्बाद कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को डेवलप किया, नंदन डायनेस्टी बर्बाद होके उसको बिठाया, और ही बिकेम यू कैन से सेक्रेटरी। लेकिन ट्रेजेडी ऐसा है कि खुद चाणक्य को आपस के जो मिनिस्टर ना, क्योंकि वो टॉप में था पोजीशन, चंद्रगुप्त मौर्य बिना चाणक्य से पूछे कुछ करता नहीं था, तो उसको भी जहर खा के, जहर खाने में जहर मिला दिया गया। लेकिन चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके खाने में ना एक छोटा सा हर बार बूंद जहर डालता था, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा। तो उसके बॉडी को आदत हो गई, हाँ, रेसिस्टेंस हो गया। तो बाद में किसी ने जहर भी डालेगा ना बॉडी में कुछ असर नहीं होगा। तो ये डेवलप उसने चंद्रगुप्त मौर्य को किया। लेकिन वो खुद किसी ने मिक्स कर दिया। वो स्टोरी है चाणक्य की। इनफैक्ट चाणक्य के सीरियल भी है, पुराना और नया, बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली इनका जो देशी नामा जो बुक है, इनका विचारधारा था कि गवर्नमेंट ने, या उस समय तो राजाशाही था, तो टैक्स लोगों से कर कलेक्ट करना चाहिए कैसे, जिससे दिक्कत ना हो लोगों को। ये सब इन्होंने अर्थशास्त्र में दिया। तो प्योर अकाउंटिंग की बुक नहीं थी ये, प्योर इकोनॉमिक्स की बुक थी। लेकिन थोड़ा बहुत देशी नामा हिसाब किताब के बारे में भी उसने कहा था। अब 12th सेंचुरी में जो, अब कैसा है ना, जो रईस लोग हैं, तुमको जो फिल्म स्टार्स दिखते हैं, क्या फिल्म स्टार
एक्टर को जो इनका 20-20 करोड़ रुपए एक फिल्म का लेते हैं, जिनके पास कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति होगी, तो क्या वो खुद का फाइनेंस मैनेज करते हैं? द आंसर इज नो। ये लोग के खास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं। नासिक में एक बहुत फेमस है, जहां तक मुझे पता है उसका नाम करमरकर कुछ तो है। तुम उसको जो भी रकम दोगे, वो टोटल कमाई का 15-20% रखेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। 20 लाख का 30 लाख हो गया, ये 10 लाख कमाया तो 10 से 15%, 20% आपस का एग्रीमेंट उसका, बाकी 8 लाख तुम्हारा। सिंस प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग काफी पैसा लगाते हैं। तो ऐसे ही फिल्म स्टार्स के भी एडवाइजर्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इनफैक्ट पूना के कुछ रईस लोगों ने नासिक वाले को कांटेक्ट किया था फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उस समय भी 12th सेंचुरी, कुछ एजेंट्स थे रईस लोग के, ये लोग हिसाब किताब रखते थे। डेबिट क्रेडिट कुछ हद तक 12th सेंचुरी में पाया गया, लेकिन जो आज के तारीख में होता है वैसा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तक अकाउंट्स की पहली बुक आई नहीं थी। और जब तुम्हारे पास इतना सारा जमीन जायदाद है, हिसाब तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रईस लोग रहते हैं उनके पास टाइम रहता नहीं है, वो अपने एजेंट को काम दे देते हैं ये सब कलेक्ट करने का। फिर आखिर में 14th सेंचुरी में लूका डी बार्गो पासियोली, इन्होंने बुक लिखी डबल एंट्री सिस्टम की। सो यहां से जन्म हुआ प्रॉपर अकाउंटिंग का, डेबिट क्रेडिट का। हालांकि ये बुक को अरिथमेटिक बुक बोलना चाहिए, लेकिन ये अकाउंट्स में जो डेबिट क्रेडिट था, इसलिए अकाउंट्स की पहली बुक मानी जाती है। अभी 14th सेंचुरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन 17th, 18th, 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। तो 14, 15, 16, 17 में कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन आए ही नहीं थे, ठीक है। अभी बल्ब, जहां तक मेरा नॉलेज है, 1835 और 1840s के आसपास इन्वेंट हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय जोर पकड़ रहा था धीरे धीरे। सॉरी, थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया, उसकी भी स्टोरी है, बट मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता। बल्ब का पूरा बहुत अच्छी पिक्चर भी है उसके, एडिसन पे बचपन की, ऐसे 2-3 पिक्चर है उसके। तो बल्ब इन्वेंट हो गया, उसके बाद एक के बाद इन्वेंशन होते गए। असली डेवलपमेंट हुआ जब कार का पहला पेटेंट हुआ 1886 को। तुमने किसका पहली, कौन सी कंपनी थी जिसने पहली कार पेटेंट कराई थी? मर्सिडीज बेंज सुना है? 1886 को पहली कार पेटेंट कराया था, मर्सिडीज उसकी बेटी थी। तो 1886 के बाद तुमने फिएट सुना होगा, फैब्रिका इटालियना डी ऑटोमोबिली टोरिनो, ये फुल फॉर्म है। 1901 हार्ले डेविडसन, 1901 फोर्ड, 1903। धड़ाधड़ कंपनी शुरू हो गई। अब बोलने का तात्पर्य है, कार कंपनी शुरू हुई तो टायर कंपनी लगता है, टायर कंपनी हुआ तुमको कार में स्टील लगता है, इंजन लगता है, उसके, तुमको विश्वास नहीं होगा, मर्सिडीज एस क्लास में 60,000 पार्ट्स होते हैं। एक बोइंग 747 सुना है एरोप्लेन का, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 60 लाख पार्ट्स, स्क्रू नट से लेकर 60 लाख पार्ट होता है। उसका टैंक कैपेसिटी बोइंग 747 का 1,85,000 लीटर्स। एरोप्लेन जब 20 किलोमीटर, 20 लीटर पे 1 किलोमीटर चलता है, माइलेज उसका। और एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था, पहला फ्लाइट 17 दिसंबर 1903। तो ये टाइम में जबरदस्त डेवलप हुआ, कंपनी फॉर्म शुरू हो गया। और जो भी एडिसन का नाम लिया, एडिसन और हेनरी फोर्ड दोस्त थे। तुम जो संगत में रहोगे वो संगत में असर होगा, तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट दिया। हेनरी फोर्ड ने 1903 में शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, शुरू होने के 15 साल के अंदर फोर्ड कंपनी का एक मॉडल टी था, कभी सुना होगा तुम। वर्ल्ड के आधे कार मॉडल टी थे, वो एक ही कलर में बेचता था, ब्लैक। और
इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो अकाउंटिंग तो लगेगा ना। तो फोर्ड कंपनी के मालिक और इन्वेस्टर के हिसाब से हेनरी फोर्ड ने अकाउंटिंग का फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलपमेंट करवाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब वर्ल्ड नंबर वन हो गए फोर्ड, बाद में पीछे हो गए। जनरल मोटर्स नाम की एक कंपनी है जो इंडिया में तुम्हारा कौन से नाम पे आई थी, बंद हो गई, वो भी बंद हो गई इंडिया में। कौन सी थी? शेवरोले, सुना है? जनरल मोटर्स एक कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स थे, शेवरोले, ब्यूक, ओल्ड मोबाइल, कैडिलैक, सैटर्न, वो अमेरिका में। सो फोर्ड पीछे, क्योंकि उन लोग का एक ही कलर था फोर्ड का, ब्लैक, और ये अलग अलग टाइप्स दे रहे थे, तो फोर्ड पीछे हो गया और जनरल मोटर्स आगे आ गया। फिर जनरल मोटर्स को पीछे किया टोयोटा ने, फिर वॉक्स वैगन आगे आ गया। तो इसमें वर्ल्ड में चलते रहा है। तो बट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो हेनरी फोर्ड ने काफी बोल सकते हैं अकाउंटिंग को आगे बढ़ाया। क्योंकि तुम सोचो ना, वर्ल्ड नंबर वन, और 1908 में 18,257 गाड़ियां बेचा था मॉडल टी का, और 1918 में आधे कार दुनिया में मॉडल टीज थे। तो इतने बड़े पैमाने पे वो लाखों बना रहा था गाड़ी, तो हिसाब तो रखना पड़ता है। अब क्या हुआ, अकाउंट तो बनते गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या है? सपोजिटली तुम्हारा यहाँ पे इंडिया में बुलेट बनती है, 1.5 लाख की बुलेट मिलती है। तुमको मैं बोलू बुलेट वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। अमेरिका में एक मांग हुआ है बुलेट का, अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होती है। तो वो लोग बोल रहे हैं 1.5 लाख का नहीं, हम 1,40,000 देंगे। अब फिनेंशियल अकाउंटिंग तो ये हिसाब बता नहीं पाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद डेवलप हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे वस्तु का दाम कैसे निकालते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं कर पाता है, वो सिर्फ नफा नुकसान, लायबिलिटीज और एसेट्स बताता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ, जहां पे तुम्हारा कॉस्ट 1 लाख रुपए बनाने का। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट, अब तुमको पता है कि अभी सेल चल रहा है सब जगह, सुना होगा। मिंत्रा से लेकर अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा का एक नया ऐप आया टाटा न्यू, सब 50% दे रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, कोई भी धंधे वाला लॉस में धंधा करेगा क्या? नहीं। सो वो लोग 50% में दे रहे हैं, 2,000 का शर्ट 1,000 में। इसका मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500-600 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते हैं, सपोजिटली 2,000 का शर्ट है जो मार्केट में बेच रहे हैं, एक साथ 1,000 बनाते हैं। 1,000 इंटू 500 कितना पड़ेगा? 50 लाख के आसपास। उनको चाहिए कि कॉस्ट कितना? 50 लाख। और वही 1,000 शर्ट या 500 शर्ट 2,000 में बेचा, तो 2 करोड़ रुपए के आसपास या 1 करोड़ रुपए का। तो उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया, तो भी उनका कॉस्ट रिकवर हो जाता है, और स्टार्टिंग में ओरिजिनल दाम में ज्यादा बिक भी चुका रहता है। तो ये कंपनी लॉस में नहीं जाती, क्योंकि इनका हिसाब क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स इनटू कॉस्ट है। सो 1,000 शर्ट इंटू 500 में इन लोगों ने बनाया 50 लाख में, और बेच रहे 2,000 में, 2 करोड़ हुआ। उसका 50 का डिस्काउंट 1 करोड़, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 लाख, फिर भी 50 लाख कमा रहे हैं। ये हिसाब में चल रहा है। तो ये हिसाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटलिटी में प्रॉफिट लॉस बताता है, शर्ट का हिसाब किताब लॉस ये नहीं बता पाता। सो कौन फिर इसमें ऐड होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का रिसेंट जो फिनोमिनन है वो है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस से अच्छा मेरे को एक बिग बाजार का एग्जांपल ख्याल आ रहा है। अब तो बंद हो गया बिग बाजार, लेकिन जब बिग बाजार चल रहा था, नासिक में तो टॉप में था। बिग बाजार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। एक डिपार्टमेंट क्लोथिंग था, तुम गए भी होंगे कॉलेज रोड का, कपड़ों का था। एक ग्रोसरी था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स था, एक मोबाइल था, ऊपर कपड़ों का था। डू यू एग्री? कम से कम 5 से 7 डिपार्टमेंट्स थे। अब जब
बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप जो ओन करता था बिग बाजार, पेंटलून करके इन लोग का एक ग्रुप है जिसमें आता था। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नतीजा डिपार्टमेंटल नहीं होगा कि क्लोथिंग का इतना, ग्रोसरी का इतना, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन लोगों, बिग बाजार का टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, सिंपल सा। बट मुझे कैसे पता कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक बहुत जोरों शोरों से था, लेकिन जब से अमेजन और फ्लिपकार्ट आया तब से बैंड बज गई उनकी। तो उन्होंने सब धंधे पे बेटा परसेंटेज पे चलता है, रिटर्न्स पे चलता है। यदि मैंने 50 लाख लगाया तो 15% तो मिलना चाहिए, और वो लोग वहां पे लॉस जा रहे थे, तो उन्होंने मोबाइल का बिजनेस शट डाउन कर दिया। तो टॉप मोबाइल का बहुत बड़ा काउंटर था, फिर बाद में उन्होंने वापस भी चालू किया था। लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि अब पेटीएम ले लो। पेटीएम में स्टार्टिंग में वो लोग बेचते थे ना, तुमने, तुम्हारे जनरेशन में देखा है कि नहीं, पेटीएम सिर्फ पेमेंट का ऐप नहीं था, उसमें तुम कपड़े खरीद सकते थे। तुम वो लोग जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में जो बिकता है ना, पेटीएम उसमें भी था। कभी देखा है उस समय का ऐप 8-10 साल पहले? तो पेटीएम को रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन उस समय फ्लिपकार्ट था, अमेजन नहीं। अमेजन तो 7-8 साल हुए। अमेजन जैसे आया तो पेटीएम, पेटीएम जैसे तुम्हारा फोन पे, गूगल पे है, वैसा था। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल में ई मार्केटिंग भी किया था, ई कॉमर्स। तो उनको स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स मिला, बट अमेजन के सामने पेटीएम क्या टक्कर करेगा? तो पेटीएम ने वो मॉडल बंद कर दिया, क्योंकि उनका जो खर्चा है वो भी रिकवर नहीं हो रहा था। अभी पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है? यूपीआई, ये मॉडल पे वो लोग काम करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? डिपार्टमेंट वाइज ओपन करता है। अब तुम नोट करो, रिलायंस डिजिटल नासिक में एक ही था। कहाँ पे? सिटी सेंटर मॉल में। अब अपने क्लास के 2 बिल्डिंग छोड़ के आगे, आगे रिलायंस डिजिटल, एक कॉलेज रोड में आ गया, एक इधर आ गया तुम्हारा नासिक रोड में, तो एक या दो होंगे। मतलब नासिक में कम से कम 7-8 रिलायंस डिजिटल आ गया। उसका कारण सिंपल सा है, फिनेंशियल अकाउंटिंग ये तुमको हेल्प कर ही नहीं पाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा भाई? ये शॉप में हमने 5 करोड़ रुपए लगाया। एक्चुअली कोई भी रिलायंस डिजिटल का शॉप ये लोग खरीदते नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड्स। ये लोग हमेशा भाड़े पे लेते हैं जगह। भाड़ा कम से कम 3 से 4 लाख तो होगा, 4 लाख, और बाकी खर्चे मिलाकर 10 लाख, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, 10 लाख का खर्चा होता है। तो इन लोग का हिसाब है 10 लाख खर्चा करते कम से कम 12-15 लाख कमा रहे कि नहीं। इफ कमा रहे तो चालू रखो, नहीं कमा रहे तो बंद कर दो। अभी क्या हुआ, जब कोविड आ गया तो ये लोग जो रिलायंस डिजिटल को कोई जानता नहीं था, सडनली सब लोग ने खरीदना शुरू किया लैपटॉप्स। सबने खरीदना। तुमको पता है ये जो कैमरा है, मैं 10 दुकान में गया था, क्योंकि ऑनलाइन मेरा जो लैपटॉप का कैमरा है थोड़ा सा फट रहा था। एक मेरा जो पहचान का है जिसके पास मैं हमेशा था, उसने बोला कि इतना ज्यादा शॉर्टेज है कि तू कोई भी दुकान में जाएगा, एक दुकान में कैमरास नहीं बचे थे। क्योंकि सबको अपने फैमिली से बात करना था, तुम लोग घर पे कैद थे। सबसे ज्यादा जो बिक्री हुआ है वो लैपटॉप्स और कैमरास हुआ है, सबसे ज्यादा। अब छोटे मोटे दुकान में भरोसा करने के बजाय 2-5 हजार ज्यादा देख के लोग रिलायंस डिजिटल जाने लगे। रिलायंस और टाटा क्रोमा, ये लोग ने फटाफट एक्सपांड किया, और इन्होंने स्कीम्स देकर ये बाय वन क्रेडिट कार्ड पे 5%, 10%। तो ये लोग बहुत आगे आ गए। अब इनका हिसाब सिंपल है कि भाई 10 दुकान है, हर एक दुकान पे ये इन्वेस्टर, हर एक दुकान का एक ब्रांच मैनेजर होगा। ऐसे 10 दुकान है, 10 दुकान के ब्रांच मैनेजर, कोई मैनेजर एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करते होंगे। एरिया मैनेजर का सिंपल सा लॉजिक है, भाई 10 लाख महीना रिकवर करके हमको कम से कम 5 करोड़ है, तो कम से कम 20-30 लाख का तो प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए तो खोल रहे हैं। लॉजिक तो बहुत सिंपल है ना। बट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता ही नहीं सकता, दुकान का इंफॉर्मेशन नहीं जाता। रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सारा हिसाब हेड ऑफिस में होना चाहिए। तो ये सारे दुकानों का अकाउंट्स ब्रांच वाले बोलते ना, ब्रांच मैनेजर कठपुतली है। यहाँ से वो मेन हेड ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु आएगा, उसको सिर्फ बेचना है। सारा हिसाब
उधर रहेगा, और यहाँ पे डे टू डे खर्चे का जो है ना हिसाब, चाय लिया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ये सब पे करने के बाद ये डेटा जाता है मुंबई। मुंबई में फिर सबको ज्वाइन करते हैं और फिर बोलते हैं नफा नुकसान रिलायंस डिजिटल टोटलिटी में हुआ है कि नहीं। लेकिन अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता ही नहीं सकता कि कौन सा शॉप प्रॉफिट में, कौन सा शॉप लॉस में है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, वहां पे लोग हर एक दुकान को बाइफरकेट करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। एक कंसेप्ट है, उसको प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। हर एक दुकान बिकम्स द प्रॉफिट सेंटर, कि मेरा इन्वेस्टमेंट ये है, मेरा खर्चा ये है, क्या मेरे को रिटर्न्स मिल रहा है कि नहीं। सो हर एक दुकान को एनालिसिस करते हैं और जो नहीं परफॉर्म कर रहे उड़ा देते हैं। इसलिए तुम देखो कई सारे कॉलेज रोड में चेंजेस हुए हैं, कुछ चलते थे कुछ नहीं चलते थे, जो नहीं चलते थे बंद हो गया। तुम्हारा कॉलेज रोड में आई थिंक जो एडिडास बाटा रिबॉक लाइन से जो दुकान है उसमें चेंज होते रहते हैं, एक आता है दूसरा जाता है, यहाँ से चला जाता है सिटी सेंटर में। एक समय रीड एंड टेलर था, अभी जहाँ लुई फिलिपी का है ना सबसे कॉर्नर में, उसके पहले वहां रीड एंड टेलर था। अच्छा, रीड एंड टेलर वहां का भाड़ा कम से कम 2 लाख होगा। रीड एंड टेलर को कोई जानता नहीं है ज्यादा, तो लास्ट में उन्होंने बंद कर दिया। उनका मेन उद्देश्य था एडवर्टीजमेंट। उनका दुकान तो वैसे ही चलना नहीं था, रीड एंड टेलर का सूट सिर्फ फेमस है, बाकी शर्ट्स में दुनिया भर के पड़े हुए हैं। तो बंद हो गया उसके जगह पे, क्योंकि मैं जब इतना पैसा लगा रहा हूँ रिटर्न्स नहीं आ रहा है। ये जो रिटर्न्स है, ये जो मेजरमेंट है, इसके तुमको सिलेबस में सेकंड सेम में कॉस्ट अकाउंटिंग है और थर्ड सेम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बीबीए में। क्योंकि प्रोग्रेसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले हुआ। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, जो मैनेजमेंट को गाइड करता है कि भाई फैसला लो, ये नंबर्स है और फैसला। अभी टेक द एग्जांपल ऑफ जियो ले लो। जियो क्या 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। 5G सितंबर में लॉन्च होना चाहिए, अगस्त 14 तक लाइसेंस सबको मिल जाएगा। अभी ऑप्शन चल रहा है ना 2 दिन से। 5G 3G से 30 टाइम्स फास्टर है, 4G से 10 टाइम्स फास्टर है। अच्छा वो लोग ऑप्टिकल में भी आ गए, वाईफाई में आ गए। इस बिल्डिंग में यू ब्रॉडबैंड का वाईफाई, वो 100 Mbps देते हैं। बट मेरे को कभी कभार लगता है 100 Mbps तो है, लेकिन मिलता सिर्फ 50-60। मेरे घर पे एयरटेल का वाईफाई, अच्छा ये लोग जो वायर यूज करते हैं नॉर्मल, एयरटेल को पता है जियो से टक्कर लेना है, उनके वायर प्रॉपर ऑप्टिकल, मतलब जो फिट कर रहा था वो, उसने बोला कि 1.5 लाख का मशीन से जोड़ रहा था। मैंने बोला हमारे इधर तो ऐसा नहीं किया। तो उसने बोला उधर नॉर्मल वायर यूज करते हैं, हमको ऑप्टिकल, सो उधर जैसे तो 40 मिलना है। अब जियो को पता है कि सबसे बड़ा स्कोप, इनफैक्ट ऑप्टिकल फाइबर हमारे बिल्डिंग में जियो का नहीं है, और एयरटेल से एनी टाइम लोग जियो पहले ले रहे हैं। तो बिकॉज वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो लोग उसको क्यों बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है उनको स्कोप बहुत अच्छा है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि रिलायंस डिजिटल में एक तो जियो के कस्टमर्स है, फिर ऑप्टिकल आ गया, अभी 5G आएगा। द मोमेंट 5G आएगा, लोगों को सीधा हिसाब है, एक 5G यूज कर रहा है और 4G, और हमारे जैसे लोगों को नॉर्मल फर्क नहीं पड़ता, चलते रहता है। बट यंगस्टर को भाई की मूवी ज्यादा फास्ट डाउनलोड हो रही है। और तुम्हारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, फैमिली मैन 3 आ गया, तो भाई कैसे चलेगा जिंदगी। और मिर्जापुर सब पाइपलाइन में ना आने का। तो लोग 5G तो मोमेंट आ गया ना, फोर जैसे 3G आ गया हमने छोड़ के 4G, लोग 5G में कन्वर्ट हो गए। अभी सारे फोन 5G ही आएंगे, कोई भी 4G नहीं होगा, कोई चलना ही नहीं है। 1 साल बाद सारे के सारे मोबाइल्स के तो अभी जोरदार सेल होना है, क्योंकि 5G इतना गजब होगा, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होगा, मतलब कार टू कार कम्युनिकेशन, अपन सोच भी नहीं सकते। इतना गजब होगा 5G जब होगा, सितंबर को एक्सपेक्ट करो लॉन्च। अगस्त 14 तक गवर्नमेंट बोल रहा है लाइसेंस दे देंगे, सितंबर में फर्स्ट सर्विसेज आना शुरू हो जाएंगे, फिर देखते क्या है। तो जो भी खरीद रहा है फोन, 5G ही खरीदना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। कम से कम 1.5 लाख करोड़ का कल पूरा मिलाकर तो 4.5-5 लाख करोड़ का ऑप्शन है। क्यों रिलायंस इतना डाल रहा है, उसको पता है। अच्छा, यहाँ पे 100 Mbps है, जब हम डाउनलोड करते हैं 15, तुम्हारा अपडेट्स रहते हैं ना, कुछ लोग डाउनलोड करके छोड़ते हैं, डाउनलोड करके मैं इधर देखा उधर देखा, बाहर जाकर आया,
इंस्टॉल होने को उसको टाइम लगता है, डाउनलोड खट 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 मतलब विद इन 2 मिनट्स, 15-20 एक झटके में हो जाता है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं होके। एयरटेल का बहुत गजब है, और एयरटेल का 300 Mbps तक का है। तो सोचो 5G कैसे हो। तो वही ये सब मैनेज, मैं एक्चुअली अकाउंट्स का भाग नहीं, बट तुमको बता रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो फैसले लिए गए 5G के, इसमें बहुत बड़ा योगदान मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है कि जब 1.5 लाख करोड़ डाल रहे हैं। अच्छा, जब रिलायंस ने जियो में 2-2.5 लाख करोड़ डाला था, कोई सोचा नहीं था कि वो इतना प्रॉफिट करेगा। पहले 2 साल फ्री में दिया था, घाटे में गए, फिर सब लॉस में थे। रिलायंस ने मुश्किल में 400-600 करोड़ कमाया, फिर 800, 1,500, 5,000 करोड़, अभी तो उसका कमाई जियो बढ़ा के ही दे रहा है। और 5G ऑप्टिकल फाइबर मिलके कम से कम 20-30 हजार करोड़ तो साल का कहीं नहीं गया। बस ये 5G आने दो तो लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। 5G थोड़ा कॉस्टली भी होगा, लेकिन गजब स्पीड वाला होगा। और अभी जो 21st सेंचुरी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ गया, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सी क्या होता है, तुमको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास डेटा, मुझे एक मुझे लगता है स्टील जो है, ठीक है, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का तुम विश्वास नहीं करोगे कि स्टील का, जहां तक मेरे को पता है, 1 लाख लीटर पानी लगता है एक कार के लिए, ऐसा जो मैंने सुना था, क्योंकि स्टील बहुत पानी लेता है। तो जब तुम प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो फैक्ट्री पोल्यूट तो करेगी वातावरण को। अब वातावरण पोल्यूट करेगी तो लोगों का नुकसान होगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली बताता है कि सोसाइटी को कितना नुकसान हुआ और हमने बेनिफिट क्या किया, ठीक है। अभी ग्रीन हाउस गैसेस सुना है तुमने, क्या होता है? ये जो एक कुदरती परत है एटमॉस्फेयर का, हमें ऊपर जो आसमान में, जब सनरेज ऊपर आता है, सनरेज ऊपर से नीचे आता है, तो जमीन से टकरा कर वापस ऊपर जाता है। तो वो जो परत है, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तुमने सुना होगा यूरोप में पहली बार 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर, आज तक के यूरोप के हिस्ट्री में टेम्परेचर कभी 40 डिग्री क्रॉस नहीं हुआ। अपने को तो उन लोग के तो हालत खराब हो गया 40 डिग्री में, उनके रेलवे सिग्नल थे ना, लाल ग्रीन, वो पिघल गए, उनके रास्ते पिघल गए, उनके लोगों की हालत खराब। और अपने लिए तो 40 नॉर्मल है भाई, 40 में तो अपन भागेंगे। उन लोग, उनको आदत नहीं है 40 डिग्री की, अपन तो 45, नागपुर वाले तो 40, नागपुर वाले तो हंसेंगे यूरोप वाले, 48 राजस्थान वाले, यूरोप वालों की पहली बार उनके हिस्ट्री में टेम्परेचर 40 क्रॉस हो गया। तो ये हो क्यों रहा है? जब सनरेज से जो निकलता है तेज, वो जमीन से टकरा कर जब वापस जाता है तो वापस ऊपर जाना चाहिए, बट ये ग्रीन हाउस गैसेस का नैसर्गिक परत में बदलाव हो गया। ये परत रिप्लेस हो गया है, रिप्लेस मतलब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आ गया, तो वो अटक जा रहा है ऊपर। इसके वजह से नीचे हीट बढ़ रहा है। वो हीट बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, अब तुम देखो, बारिश उग्र हो गया है। बारिश पहले नॉर्मल आता था, नॉर्मल जाता था। मेरे टाइम में, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ रहेगा, 10 जून को नासिक में बारिश आई, हर साल एक पता नहीं टाइम टेबल पे था, 10 जून को आता था, 30 सितंबर को चला जाता था। ये टाइम टेबल चेंज होता ही नहीं था। अभी तो शायद पूरा जून नहीं आया, पिछले साल, ये साल जून 20-22 को आ गया। आज धूप है, हमारे टाइम में 4 महीने में धूप बहुत कम मिलता था। अभी बोलते ना, फोर्स में आता है और फिर चला जाता है। ठंडी ज्यादा तीव्र हो गई है, बट कम समय के लिए। गर्मी का टाइम फ्रेम बड़ा है। बारिश, तुम देखो, वो कौन सा टोकाटे, कौन सा तूफान बॉम्बे में आया था, हाँ, उसमें क्या किया था, पूरा बैंड बजा दिया था। समुद्र, समुद्र के जो जो लहरें हैं, वो हवा की ताकत से चलते हैं। जो आगे बढ़ता है ना पानी, समुद्र के ऊपर का हवा है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट आ रहा है, तो हवा तो असर करेगा ही ना।
इसके वजह ये सबसे ज्यादा बैंड बज रहा है अमेरिका वालों का, वहां पे तूफान बहुत ज्यादा आ रहा है। इंडिया का कम है, अमेरिका और यूरोप का तो भी बैंड बज गया ग्लोबल वार्मिंग। ये लोग सब बोलते थे कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, थर्ड, सेकंड या थर्ड इंडिया है ऑयल, ऑफ कोर्स अमेरिका चाइना, तो वो लोग बोले थे इंडिया को। लेकिन वो खुद इतना बड़े बड़े फैक्ट्रीज में पोल्यूशन करते हैं, तब तो होना ही होगा, सीधा हिसाब है। करेक्ट। तो एक सिंपल लॉजिक है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमको ये सब चीजों का भी जवाबदारी लेना होगा, क्योंकि कंपनी पोल्यूशन करती है, कितने लोग को जॉब मिला, ये सब आ गया है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में तुम जो लोगों को, क्या होता है आजकल जब पगार तुमको मिलता है तो सैलरी के बजाय कंपनी बोलती है सीटीसी, सुना है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। मैं तुमको पगार दे रहा हूँ 2.5 लाख, लेकिन मेरा खर्चा है 3.5 लाख, क्योंकि तुमको हो सकता है खाना मेरे तरफ से होगा, ट्रैवल मेरे तरफ से होगा, चाय मेरे तरफ से होगा, फ्रॉम्पटन न्यूज से कंपनी पार्ले जी के पैकेट देगी, गमबूट देगी, तो सीटीसी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम कितना एम्प्लॉय के पीछे खर्चा कर रहे हो, और जो रिटर्न्स, मतलब इंसान को, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। नहीं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, सेल माइनस कॉस्ट। सोसाइटी पे जो इल्जाम या जो प्रॉब्लम हो रही है वो कौन देखेगा। तुम अभी देखो, जब लॉकडाउन हुआ था, तुम लोग तो पंचवटी रहते हैं, तभी तुम गोदावरी किनारे गए थे, एकदम क्लीन पानी, एक कण कचरा नहीं दिखता था। मतलब जब पीक लॉकडाउन के समय, जब बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रहा था, ठीक है ना, तो उस समय का जो पानी का था ना, अभी तुम जाओगे सेम हालत हो गई है। ऑफ कोर्स बहुत साल के बाद थोड़ा क्लियर पानी देखा था, लेकिन अभी वापस। तो ये नुकसान एक्चुअली क्या हो रहा है, जब कंपनी, मैं तुमको बताता हूँ, ट्रैफिक पुलिसमैन का आयुष्य नॉर्मल लोगों से 10 साल कम रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है ना। जापान में ट्रैफिक पुलिसमैन को हर 1 घंटे बाद प्योर ऑक्सीजन लेना रहता है, अपने आप पॉसिबल नहीं है, लोग सिलेंडर ही गायब कर देंगे। इंडिया में तो होना नहीं है। जो टेक्सटाइल में काम करते हैं, लोगों के हाथ रंगीन हो जाते हैं, स्किन कैंसर, लोग जहाँ पे सिगरेट बीड़ी ऐसे टाइप, जहाँ ये जाने का चांस है, लंग कैंसर। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो नुकसान सोसाइटी का हो रहा है, तुमको विश्वास नहीं होगा। जो एक जगह था चाइना में या कहाँ पे, जो कचरा निकलता है, स्लश जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने एक जगह जमा किया था, वो डैम टूटा और वो चला गया नदी में या समुद्र में। 55 किलोमीटर में एक भी जानवर या एक भी मछली बच नहीं पाई, सब खत्म। 55 मील को मतलब 100 किलोमीटर। तो जो कंपनी कचरा निकालती है और उसका प्रवाह गोदावरी में डालती है, और तुम जब निकालोगे पानी को मेजर करोगे, उसका पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। गंगोत्री में पानी प्योर फॉर्म में रहता है, बट जो गंगोत्री से गंगा निकलता है, वो वाया हरिद्वार से तुम्हारा जो कलकत्ता है, वहां से जाता है आई थिंक अरेबियन सी की तरफ, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम जो कचरा, अच्छा लकड़ी काटने वाले जो है, तुम देखोगे जो पेड़ कट रहे हैं, फ्लड्स का मेन कारण क्या है, किनारे में जो पेड़ है वो पानी को रोकते थे, अभी पेड़ ही नहीं है। तुमने गोदावरी का भी फ्लड देखा होगा नासिक में, ये तीव्र होना ही है ना, सब सीमेंट बन गया है, और पानी को तुम नहीं रोक पाओगे। पानी अपना जब तीव्रता लाता है तो कोई रोक नहीं पाता। चाइना में, इंडिया में डैम्स कितने हैं, 5,500। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1,500, चाइना में 98,000 डैम्स है। पर उन्होंने सब वैसे करके किया, अब उनकी बैंड बज गई। जब इतना ज्यादा पानी आ गया लास्ट में उनको, अब गंगापुर में डैम, तुम देखो पानी का प्रवाह बहुत तीव्र है,
गंगापुर ने डैम को नहीं खोला पानी के लिए, तो आजू बाजू गांव डूब जाएंगे। फ्लावर इंटरनेशनल तो गया पानी में, तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये पानी को छोड़ना होता है, तो चाइना में ये स्थिति निर्माण हो गई। अब डैम के बाजू से पानी जा रहा है, उन्होंने ब्लास्ट करके डैम के दरवाजे पूरे तोड़ दिया कि ये साइड से जाए पानी। तो ये हालत है चाइना की। तो बोलते हैं ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है कि लकड़ी काटे जा रहे हैं, तुम जो नुकसान पहुंचा रहे हो सोसाइटी को, वो कितना है, और उसके अगेंस्ट तुम सोसाइटी की सेवा कर रहे हो कि नहीं, ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये इसमें एक और है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी इसमें दिया नहीं मैंने, लेकिन वो भी एक है। अब तुमने, कैसे होता है, मैं तुमको आज आज मेरे सीए से मैं इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आ गया तो बात कर रहा था। अभी स्टील के दाम कितने थे पिछले साल? मेरे जो स्टूडेंट्स के फादर बिल्डर है ना, 40-45 रुपए में मिल जाता था, वही अभी 80-90-100-120 तक चला गया। तो बिल्डर दिख रहा है अपना देश, बिल्डर का टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया। बट प्रॉब्लम है, टर्नओवर नहीं बढ़ा है, कीमतें बढ़े हैं, महंगाई। सो यदि एक बिल्डर का 2 साल का मैं कंपेयर करूं, 5 करोड़ और 10 करोड़, तुम बोलोगे रे जोरदार डबल प्रगति किया। लेकिन पिछले साल 100 फ्लैट बेचे थे, इस साल 90 फ्लैट बेचे, उल्टा फ्लैट्स कम बेचे, कीमत बढ़ गया, इसकी वजह से टर्नओवर ज्यादा हुआ, बट क्वांटिटी तो कम हो गया ना। ये स्थिति फिलहाल अपना हो रहा है। अच्छा, पिछले साल खर्चा 10 करोड़ का ये साल सेल किया, और खर्चा 8 करोड़ या 9 करोड़ है। पिछले साल 5 करोड़ का सेल था, 3 करोड़ का खर्चा, 5 करोड़ का खर्चा बढ़ गया ना। तो तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अभी का जो अकाउंटिंग को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करता है, लेकिन वो इनकम टैक्स में लागू नहीं होता, तुम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो तुम जिनका 2021-22 का अकाउंटिंग है, वो 2021 से कंपेयर ही नहीं कर सकते खर्चे, क्योंकि पेट्रोल तभी 100 था, अभी 120 हो गया है। तुम्हारा 20% कॉस्ट बढ़ गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट डिप होगा। तो तुम बोलोगे यार परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उल्टा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ रहेगा, क्वांटिटी बढ़ा होगा लेकिन कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ा है। तो अकाउंट्स ये सब नहीं बता पाते, ये प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में। लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा तुम उसमें भर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एक घर था, जमीन थी 1 करोड़ की, आज उसकी कीमत होगी 15 करोड़, 25 साल पहले लिया होगा तो तुम 15 करोड़ कैसे दिखाओगे? तुम्हारा तो एक्विजिशन कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये सब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में है। तो ये तुम्हारा पूरा इवोल्यूशन ऑफ अकाउंट। ओके।